तो डॉक्टर राजीव, इसके अंदर क्या होता है कि पेरेंट्स जनरली मोटर माइलस्टोन्स तो पकड़ लेते हैं कि मेरा बच्चा कब उसने नेक संभाली, कब उसने रोलिंग करनी शुरू हुई, कब सिटिंग करने शुरू किया। बट जो पेरेंट्स मिस आउट कर जाते हैं बहुत बारी, वो होते हैं हमारे सोशल एंड कॉग्निटिव माइलस्टोन्स। तो सबसे सिंपल है कि बच्चे का सोशल स्माइल कब आना शुरू हुआ। अगर वो एक टाइम लिमिट में नहीं आ रहा है तो दैट्स अ बिग रेड फ्लैग। मतलब पेरेंट्स को बेसिकली सोशल, मोटर, सेंसरी, Cognitive, इन सब हाँ जी। और कॉग्निटिव, इन सब माइलस्टोन्स के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल। तभी अगर वो एक बार अपने साथ लिस्ट लेके बैठेंगे तो हाँ फिर जी। हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बिल्कुल। तो ये कहानी है रोहन की, जो 3 साल का बच्चा है। हर बार एक रिपीटेटिव बिहेवियर करता है, अपने जो उसके फेवरेट टॉयज़ होते हैं उनके साथ खेलता रहता है। जब वो स्कूल गया और बार बार उसने यही हरकतें बार बार करी, तो उनके टीचर्स ने बोला कि इस बच्चे को कुछ गड़बड़ है। पेरेंट्स को बुला के शिकायत की। पेरेंट्स ने कहा हो सकता है ये एक स्टेज ऑफ लाइफ है, ये एक फेज़ ऑफ लाइफ है, तो इसको जाने देते हैं, अभी इस पर इतना ध्यान नहीं देते, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा, पेरेंट्स ने ना थेरेपी ली ना डॉक्टर्स को दिखाया, जिसकी वजह से रोहन का सोशल और कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन विथ हिज peers एंड फ्रेंड्स वो कम होता गया। यही नहीं, वो एकेडमिकली भी काफ़ी पिछड़ता गया। अब कुछ समय पश्चात जब पेरेंट्स को लगा कि चलो इसको थेरेपी दिलवाते हैं या फिर इसको डॉक्टर को दिखाते हैं, तो टाइम काफ़ी निकल चुका था। कोपिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप हो चुकी थी रोहन के अंदर। उसको पता था कि क्या बात उसको नहीं सुननी है। पेरेंट्स ने काफ़ी कोशिश करी, काफ़ी और डॉक्टर्स को, थेरेपिस्ट को दिखाया, लेकिन उनको जवाब मिला कि अगर वो पहले आते, पहले अगर इंटरवीन किया होता, पहले अगर ये जो बीमारी थी इसको पकड़ लिया होता, तो सही गाइडेंस से रोहन का जो ग्रोथ है, जो उसका डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी होता, वो बिल्कुल ही अलग होता। वो आज एक नॉर्मल बच्चे जैसा होता। इसके साथ दोस्तों, वेलकम है इस कहानी को सुनते हुए आपका हमारे नए एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर राजीव और मेरे साथ हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नितिश गर्ग जी। वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर राजीव। नितिश, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि ये बच्चे में क्या कंडीशन थी। देखिए डॉक्टर राजीव, जनरली जब हम ये सब कंडीशंस की बात करते हैं कि रिपीटेटिव हमारे बहुत सारे बिहेवियर है, बच्चे का सोशल इंटरेक्शन इम्पेयर्ड हो गया है और वो अपने बाकी डोमेन्स में भी फंस सा गया है कि वो एक ही पैटर्न से लर्न करना है, एक ही पैटर्न से काम करना है, उसके बाद उसको नहीं निकल पा रहा उस लूप से। जनरली ये सब आप देखते हैं ऑटिज़म के अंदर, जिसे हम ASD कहते हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। बिकॉज स्पेक्ट्रम हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रेंजिंग होता है, द चाइल्ड कैन हैव सम कंपोनेंट्स टू इट टू अ वेरी वेरिड कंडीशन टू इट, कि बहुत ज़्यादा भी और बहुत कम भी। बट स्टिल जब ये हमारे पास अवेलेबिलिटी हो गया कि ASD में बच्चा फॉल करता है, तो ये कुछ कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हम देखते ही देखते हैं कि उनका आई कांटेक्ट कम होना, उनका सोशल इंटरेक्शन कम होना, सिर्फ सोशल इंटरेक्शन नहीं, सोशल अंडरस्टैंडिंग भी कम होना, और फिर सेल्फ के साथ भी अ लॉट ऑफ फंक्शनल थिंग्स डजंट मैच अप टू द पीयर ग्रुप। कि वो जो पीयर ग्रुप का हम देखते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, हम बच्चों को देखते हैं कि वो बच्चा क्या कर पा रहा है, मेरा बच्चा क्या कर पा रहा है, उसके बीच में पेरेंट्स धीरे धीरे वो गैप को बढ़ता देखते हैं अगर कुछ भी इंटरवेंशन नहीं ली जाती है तब। जैसे आपने रोहन का एग्जांपल शेयर किया, वहाँ पे जब एक एज पे उनको कुछ कुछ एरियाज़ पता चले, तो डेफिनेटली पेरेंट्स को उस समय एक एक्शन लेना चाहिए था। अब जब एक एज अराउंड 8 इयर्स हो गई है, तो चेंजेस वहाँ पे भी डेवलप आ सकते हैं, मगर जैसे आपने पहले ही शेयर किया स्टोरी के अंदर कि वो उतने स्ट्रॉन्ग चेंजेस क्रिएट होने में थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। बिकॉज यहाँ पे हम एक बात करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी की, जो हमारे ब्रेन के पास एक बहुत सुपर पावर होती है टू लर्न एंड अडेप्ट अ न्यू स्किल, टू लर्न एंड अडेप्ट अ न्यू एरिया।
कि मैं जो सीख सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं उस लूप से निकल सकता हूँ, और न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम जितना यूटिलाइज़ कर सकते हैं यंगर एजेस के अंदर, वो बहुत अच्छा होता है। वो हमारे पास जीवन भर के लिए स्किल अवेलेबल है न्यूरोप्लास्टिसिटी की ब्रेन के पास। मगर जैसे आपने बताया कि वो एक बिहेवियर भी सेट होते चले गए, तो उनको ब्रेक करने के लिए थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, और फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी को वर्कआउट कराने में थोड़ा सा समय और लगता है। तो डेफिनेटली जब आपने कहा कि 8 साल का बच्चा हो गया, तो डिफ़िकल्टी तो थोड़ा ज़्यादा होगा ही। अगर पेरेंट्स का उस समय टेकअप हो जाता कि 3 इयर्स पे दे हैव स्टार्टेड समथिंग, तो दे वुड हैव बीन अ डिफरेंट सिनेरियो फॉर श्योरिटी। सो इसका अगर हम जी समराइजेशन करें तो अगर अर्ली इंटरवेंशन कर लें, जी अर्ली डायग्नोसिस कर लें, बिल्कुल तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के द्वारा जी हम इसको एक्चुअली मॉडिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल बिहेवियरल चेंजेस ला सकते हैं बिल्कुल और बच्चे की ज़िंदगी में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बदलाव बहुत ला फ्रूटफुल सकते हैं। चेंजेस आते हैं। बिकॉज अब मेरे को 15 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, तो हमने बहुत सारे बच्चों को ग्रो करते हुए देखा है, जिनको कई लोगों ने कहा कि शायद उनको ऑटिज़म था ही नहीं, राइट। तो वो इसलिए कह पाए क्योंकि वो फंक्शनली इतने इंडिपेंडेंट हो पाए बच्चे कि दे आर लिविंग अ वेरी फ्रूटफुल लाइफ राइट नाउ, दैट वे। ठीक है, नहीं नहीं, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई आपने। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक जी 1 in 3 suffer from neurological conditions which is the leading cause of illness and disability across the world. बिल्कुल। आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, आप अपनी प्रैक्टिस में इसको कितना ज़्यादा देख रहे हैं? तो डॉक्टर राजीव, जैसे आई एम बैचलर्स एंड देन मास्टर्स इन ओटी, तो जब मेरी बैचलर स्टार्ट हुई थी 2005 में, तो उस समय प्रेवलेंस रेट इन इंडिया, आई विल टॉक अबाउट डाटा जो हमारे को इंडियन डाटा प्रोवाइड किया था उस समय, दैट वाज 1 in 1100 और 1200 का प्रेवलेंस रेट फॉर अ चाइल्ड ऑन न्यूरो डेवलपमेंट डिसेबिलिटी क्राइटेरिया, जिसे हम NDD कहते हैं। और जब 2010 में आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, वहीं पे वो डाटा बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था, बिकॉज एट दैट टाइम जो रिवाइज डाटा हमें प्रोवाइड हुआ था, दैट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 1 in 400 to 500, सो देयर वाज अ बिग शिफ्ट इट्सेल्फ। और जब हम अब रिसेंट डाटास की अगर हम बात करें, तो जो एक डाटा हमारा जो इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर है, जो प्री कोविड डाटा है, दैट हैज़ सजेस्टेड अस कि 1 in 9 चिल्ड्रन have some or other neurodevelopment difficulties with them. 1 in 9, that is almost around 12% population of our Indian kids कि जो सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो एक कॉम्बिनेशन छोटा सा हो या एक कोमोबिडिटी बड़ा सा, जैसे जैसे हम ASD के साथ ADHD अवेलेबिलिटी हो गया, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी कह दिया, सिर्फ पुअर कंसंट्रेशन कह दिया। नहीं तो हमने कहा कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, सिर्फ सोशल कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा। तो वो सब क्राइटेरिया में हमारे ऑलमोस्ट 1 out of 9 किड्स आर नॉट एबल टू फुलफिल ईजिली, कि एक 9 में से एक बच्चा उस चीज़ पे फॉल आउट करता है, तो विच इज़ अ बिग पॉपुलेशन राइट नाउ। और मैं अज्यूम करूँगा कि ये तो वो डेटा है जो हम पकड़ पा रहे हैं, बिल्कुल सर। और जो रूरल इंडिया है या जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छे से अवेलेबल नहीं है, या पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, या फिर उनको अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे तो मेरे हिसाब से और डेटा कम आपको ज़्यादा ही मिल सकता है, बिकॉज ये तो वो डेटा है जो हमारे कंपाइल्ड स्टडीज़ में से निकल के आता है, और हमारा इंडिया इतना बड़ा है, इतना पॉपुलेशन अबंडेंस है हमारे पास, तो और साथ में कल्चरल डिफरेंसेस कितना सारा, कि हमारा रूरल एरिया है, सब अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया है, तो उस चीज़ के अंदर बहुत सारा कैटेगराइजेशन, अगर हम वो भी बात करें तो 7.8% to 18.5% में बच्चे फॉल आउट करते हैं, तो इतना कैटेगरी डिफरेंस है। और अगर हम बिल्कुल एक्सट्रीम रूरल पॉपुलेशन की तरफ जाते हैं, तो अभी जो डाटा रिलीज़ हुआ है दैट इज़ अराउंड 4%। तो आप वेरिएशन देखिए कि 4% बच्चा तो फिर भी इस कंडीशंस पे फॉल आउट कर रहा है, और अर्बन एरियाज़ में आते आते आपका 18.5, बिकॉज अवेयरनेस ज़्यादा है, डायग्नोसिस ज़्यादा है, तो वहाँ पे थोड़ा पकड़ा जल्दी जाता है कि हाँ बच्चे को ये एरियाज़ में डिफ़िकल्टी हो रहा है। और आप
जब इसको 4% से लगभग 18% तक बोल रहे हैं जी। रूरल टू अर्बन इंडिया, या तो ये आप किस एज के बच्चों के बारे में बात जनरली करें? जो पॉपुलेशन हमारे इसमें देखी जाती है दैट इज़ फ्रॉम 2 years to 9 years, विच इज़ अ अर्ली पॉपुलेशन। बिकॉज जनरली रिसर्च जितनी भी डाटास अवेलेबल है हमारे पास, जो हमारी पबमेड के थ्रू आप देखते हैं या फिर NCBI के डाटास के थ्रू देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि मोस्टली इट इज़ बीन कैरिड आउट फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ 2 till 9। गॉट इट। तो ये अच्छा सेगवे किया हमने। हम ये समझना चाहते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में परेशानी पैदा करते हैं बच्चों के लिए, जो माँ बाप नहीं समझ पाते, बिल्कुल। और थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हैं। जी। तो टू स्टार्ट विथ, आप थोड़ा सा ये बताइए कि जो मैटरनल हेल्थ है, जी। बिकॉज ये हम नॉर्मली भी सुनते हैं और डॉक्टर्स भी बोलते हैं या फिर बड़े बूढ़े भी बोलते हैं कि जब बच्चा पेट में होता है, कोख में होता है, तो उस टाइम पे माँ की सेहत का बहुत प्रभाव बहुत पड़ता है प्रभाव बच्चे के डेवलपमेंट पे बिल्कुल। और उसका जो फ्यूचर ट्रैजेक्टरी होगा ग्रोथ पे। हाँ जी। तो इस पे आपका क्या तो कहना डॉक्टर होगा? राजीव, इसके अंदर मैं डाटा से ज़्यादा मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे शेयर करूँगा, बिकॉज़ इतने सालों में बहुत सारे फैमिलीज के साथ हमने वर्क किया है। तो जनरली जो एक निष्कर्ष टाइप जो निकलता है कि येस, मैटरनल हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज अगर हम डाटा वाइज जाए तो वहाँ पे कंपोनेंट्स आ जाते हैं कि जब हमारे जो डाइट है मदर्स की, उसके अंदर कुछ भी माइक्रोप्लास्टिक अगर ज़्यादा है तो वो भी बच्चों को जाके इम्पैक्ट करता है। बाई चांस मदर का कुछ भी एंटी डिप्रेसेंट रहा हो या फिर अगर कुछ और कंडीशंस मम्मी के साथ रही हो, उसकी वो मेडिसिन ले रहे हो, तो वो ट्रांसप्लेसेंटा आपका जाता भी है और बच्चों पे वो इम्पैक्ट आता भी है। जैसे हम अर्बन एरियाज़ में देखते हैं कि वी हैव अ वेरी डिफरेंट लाइफस्टाइल हेयर, अ वेरी ओपन लाइफस्टाइल हेयर, मगर वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए उतना सूटेबल नहीं रहता। लेट इट बी स्मोकिंग, लेट इट बी अल्कोहल, वो आपका बच्चों के डेवलपमेंट पे, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पे असर करता है। वन इज़ दिस। देन मैटरनल हेल्थ के अंदर स्ट्रेस एंड एनजाइटी, बिकॉज जो हम एनवायरमेंटल फैक्टर भी कहते हैं, और आजकल हम देख ही रहे हैं कि हाउ द वर्ल्ड इज़ ग्रोइंग, इट्स गोइंग फास्ट पेस एंड टुवर्ड्स मोर एंड मोर स्ट्रेस, राइट। तो उसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है बच्चों की हेल्थ पे। अगर हम देखें कि जब बच्चा पेट में पलप रहा है और मदर का स्ट्रेस लेवल इन जनरल बहुत हाई है, तो हम उस चीज़ का इम्पैक्ट बच्चे के ग्रोथ पे आगे चल के देखते ही है। वन इज़ दिस कि आपका व्हाट यू इनटेक, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है। देन जब हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे भी सिमिलर, अगर रूरल एरियाज़ की आप देखोगे तो ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल केसेस, जैसे CP के बच्चे, सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलते हैं कि बिकॉज वहाँ पे अवेयरनेस कम हो गया, मम्मी लोग ने क्या खाया क्या नहीं खाया और साथ में कितना वो मेहनत कर रहे हैं, तो वहाँ पे इश्यूमिक चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे ब्रेन में फिर एक इम्फैक्ट बन जाता है और बच्चे पे न्यूरोलॉजिकल कंपोनेंट्स ज़्यादा दिखते हैं। और अर्बन में आप जितना देखते हैं वो अलग डोमेन्स के अंदर आप देख पाते हैं। तो ये मैटरनल हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर श्योर। और सिर्फ वो मैटरनल हेल्थ आपकी टिल प्रेगनेंसी नहीं रहती है, बिकॉज जनरली बच्चा तो आफ्टर बीइंग बोर्न मदर फीट पे रहता है, तो व्हाट द मदर कंज्यूम्स एट दैट टाइम एंड हाउ द मदर हेल्थ इज़ एक्चुअली एट दैट टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन कि वो बच्चा कैसे ग्रो अप करेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं बच्चों जी। में, उस पे भी थोड़ा सा आप बताएं कि उससे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अचीव करने में। बिल्कुल। देखिए, हम वी ऑल आर ह्यूमंस, सो वी नीड सम बिल्डिंग ब्लॉक्स इन आवरसेल्फ, राइट। जो सबसे बड़ा हो गया हमारा प्रोटीन हो गया, उसके बाद मिनरल्स हो गए, सब कुछ। तो वो कहाँ से आता है? एक बैलेंस डाइट के थ्रू आता है। अगर वो हमारा बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रहा है तो आर बॉडी इज़ नॉट रिसीविंग द होलसम थिंग, और वो फिर जाके हमारा लेट इट बी आर बॉडी स्ट्रेंथ और लेट इट बी आर कॉग्निटिव एबिलिटीज़, वहाँ पे भी इम्पैक्ट आता ही है। जैसे हम बहुत जनरली सुनते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी था बच्चे को तो उस वजह से ये हो गया, कैल्शियम डेफिशिएंसी था ये हो गया। तो हम जनरली सुनते जब भी एक पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं कि बच्चे को ये ज़रूर देना है आपने, ताकि वो डेफिशिएंसी क्रिएट ना हो। आजकल आप देख रहे होंगे कि उसको कवर अप करने के लिए हम DHA बीइंग एज अ एडिटिव हम देते हैं ताकि वो ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करे। वो हम एडिटिव्स क्यों दे रहे हैं? बिकॉज
जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, और वो इम्पैक्ट करता ही करता है कि हाउ द चाइल्ड इज़ ग्रोइंग अप, नॉट जस्ट फिजिकली बट ब्रेन वाइज ऑल्सो। आई थिंक एक और बहुत इंपॉर्टेंट जी। पार्ट है विच इज़ द सोशल सेटअप विच इज़ व्हाट वी आर सीइंग चेंजिंग, कि कैसे Yes, extreme. रूरल एरिया का भी अर्बनाइजेशन हो रहा बिल्कुल। है, जॉइंट फैमिलीज़ न्यूक्लियर फैमिलीज़ में तब्दील हो रही हैं, बिल्कुल। तो इनका भी फ़र्क पड़ता है डेवलपमेंटल। बहुत ज़्यादा डॉक्टर राजीव, जैसे हमारी एक बहुत पुरानी कहावत है, एक गांव लगता है बच्चा पालने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो वो सिर्फ कहावतें नहीं हैं, इट यूज़ टू बी दैट वे, बिकॉज अल्टीमेटली जब हम इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि एक्सपोजर बच्चों को कैसा मिल रहा है, राइट। अब आप देखेंगे, हम जैसे आप और हम हैं, हम भी सब बिज़ी है अपनी लाइफ के अंदर। अगर हम सिर्फ बच्चे को शुरुआत से ही स्क्रीन के ऊपर ले जाते हैं एक्सपोजर के अंदर, तो वहाँ पे भी बच्चे का इम्पैक्ट गलत पड़ता है। जब हम सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं तो बच्चा, आप हो गए, मैं हो गया, वाइफ हो गई और बच्चा हो गया, तो उसके अंदर क्या हुआ कि जब पेरेंट्स तो वर्किंग पे चले गए, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेड्स के पास रह गए न्यूक्लियर फैमिलीज़ के हिसाब से, तो वहाँ पे वो कितना लैंग्वेज सीखेंगे, वो कितना एक्सपोजर सीख पाएंगे, वो सब आपके डिमिनिशिंग फैक्टर्स बन जाते हैं धीरे धीरे करके। और साथ में अब जो फ्रेंड सर्कल्स होते हैं वो भी आपके बहुत वाइडेंड नहीं बसते, जिसमें आपका फ्रेंड सर्कल वैसे बहुत अच्छा हो सकता है, शायद आपका 100 लोगों से इंटरेक्शन होता हो, मगर क्या आपके बच्चे का उतना इंटरेक्शन हो पा रहा है, राइट। तो बच्चा जनरली आजकल 1-on-1 सेटिंग में रह जाता है, और 1-on-1 सेटिंग में रहने की वजह से जो मेरे बाकी स्किल्स है, जो सोशल स्किल्स है, वो डेवलप नहीं हो पाते। और जैसे ही वो बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल से बहुत सारी कंप्लेंट्स आती ही आती है कि बच्चा रोया बहुत, बच्चे ने ऐसा कर दिया, वो उस बच्चे के साथ ही बैठना चाहता है, वो सिर्फ मैम के साथ रहना चाहता है, या वो सिर्फ एक दीदी के साथ ही कंफर्टेबल है बच्चा। तो ये सब चीज़ें जब आप देखते हैं जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, तो वो बिकॉज क्या होता है कि एनटीडी के अंदर हम पुरानी चीज़ों में देखते थे कि जेनेटिक को हम सबसे ज़्यादा मानते थे, मगर धीरे धीरे हमारा डोमेन शिफ्ट हो रहा है, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है उसका भी इम्पैक्ट हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट पे पड़ता ही पड़ता है। तो वहाँ पे आके भी आपके चीज़ें सोशली डेवलप नहीं हो पाते बच्चे, वो अपने अपने में रहना, अपने ही गेम्स खेलना। तो आप देखते रहते हो कि बच्चे आजकल ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। बिकॉज एज अ पेरेंट हम बिज़ी हो गए, तो हमें आदत पड़ जाती है कि बस बच्चे को थोड़ी देर हम मिल रहे हैं तो एक्स्ट्रा लाड कर दो, एक्स्ट्रा प्यार कर दो, उसका जो भी है वो थोड़ा सा जल्दी ग्रेटिफाई कर दो। और जो हमारा बचपन था उसके अंदर हमें एक डिलेड ग्रेटिफिकेशंस की आदत थी, जिसकी वजह से हमारा खुद में वेटिंग बहुत अच्छा आना शुरू हो जाता था। वी यूज़ टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ऐसा होगा फिर वैसा होगा, मगर आजकल वो कंपोनेंट भी आपका धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो बच्चे भी हमारे बहुत सारे इंस्टेंट बच्चे होते जा रहे हैं कि जो कहा वो इमीडिएटली हो जाना चाहिए, राइट। और इको स्ट्रक्चरिंग के अंदर एज अ पेरेंट हम सभी ना चाहते हुए भी करते हैं कि डिमांड आने से पहले फुलफ़िल कर देना, जिसकी वजह से बच्चे को जो शेयरिंग कंसेप्ट है वहाँ पे भी डिफ़िकल्टी होता है। दिस लीड्स टू एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जी। जैसे जैसे अब सबकी ज़िंदगियाँ बिज़ी होती जा रही हैं, बिल्कुल। सब कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा अपने बच्चों को चीज़ें दें, उनको एनवायरनमेंट दें, स्कूलिंग दें, पढ़ाई दें। जी। लेकिन उसमें जो माँ बाप का, और अगर उनके साथ कोई और है जो रहता है बच्चों के साथ, उनका टाइम बच्चे के लिए कम होता जा रहा है, बिल्कुल। स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। आजकल मैं देखता हूँ, हम हर एक बच्चा खाना खाने के लिए अपना फ़ोन या आईपैड देखना ही चाहता है। बिल्कुल। तो इसका कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बच्चे के ये डेवलपमेंट पे? डॉक्टर राजीव, इट्स अ वेरी बिग थिंग, राइट। अगर आप अगेन टेक्निकलिटी वाइज चले गए तो 0 to 2 years का एज में द चाइल्ड शुड नॉट गेट एट ऑल इवन अ मिनट ऑफ स्क्रीन टाइम, एंड यू कैन इमेजिन हाउ मच दे आर गेटिंग, राइट। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है जो हम धीरे धीरे शेयर करेंगे आपके साथ। ऐसे ही हर एज ग्रुप का एक टाइम लिमिट है। जैसे लेट्स से कि ग्रेड 4 तक बच्चा आ गया, तो स्कूल वर्क के अलावा अ हेल्दी स्क्रीन टाइम, हेल्दी तो हम नहीं कहना चाहते उसको, बट जो टर्म्स के हिसाब से है कि हेल्दी स्क्रीन टाइम इज़ 1 hour अपार्ट फ्रॉम द स्कूल वर्क, इफ़ द चाइल्ड इज़ डूइंग ऑनलाइन थिंग्स एंड एवरीथिंग। अब तो ऑफलाइन स्कूल्स खुल गए तो एक बेनिफिट हो गया वापसी बच्चों के लिए। तो वो स्क्रीन टाइम बहुत इम्पैक्ट करता है।
और साथ में जो हमारी जो आदत बन गई है कि बच्चा देख के खाए, बिकॉज वो बच्चा चुप हो जाता है, वो बच्चा विजुअली वहाँ एंगेज हो गया, ब्रेन वहाँ एंगेज हो गया, तो जो आप कुछ भी खिला रहे हो तो बच्चे को कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। और आप बहुत सारे और डेटास आ रहे हैं धीरे धीरे कि स्क्रीन टाइम के साथ जब आप खाना खिलाते हैं बच्चों को, तो बच्चों का जो ओबिसिटी है फैक्टर, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग इंक्रीमेंटल। the kids are shifting towards being obese generation because आपका ब्रेन आपको स्टॉप नहीं करता कि आपने डन थ्रू कर लिया है, अवेयरनेस आपका वहाँ से कम हो गया, बिकॉज आपका अवेयरनेस सारा विजुअली यू आर टू मच एंगेज देयर, राइट। तो बच्चे को कितना खा रहा है कितना नहीं खा रहा है सिस्टम को समझ नहीं आता, और धीरे 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 वो क्या हैबिट बन जाती है कि मेरे को उतना ही, पेट तो वो धीरे धीरे फुल कैपेसिटी अपनी वही बना लेगा कि इफ़ आई एम हैविंग 2 बाउल्स ऑफ समथिंग, और एज ए पेरेंट हमें क्या लगेगा, हमने तो आज बच्चे को इतना खिला दिया, हमने इतना न्यूट्रिशन दे दिया, बट इज़ योर स्टमक रियली एबल टू डाइजेस्ट दैट एंड प्रोवाइड इट टू द ब्रेन? बिकॉज अल्टीमेटली जो आप खाते हैं वो आपके गट के थ्रू अब्जॉर्ब होकर आपकी बॉडी को ही जाना है, आपके ब्रेन के पास जाना है टू डेवलप, टू वर्क अप इन द एनवायरनमेंट यू आर। अब वो अगर ओवर ईटिंग होगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली गट विल नॉट बी हैप्पी। तो आप जो जनरली देखते हो कि आजकल बच्चों में कॉन्स्टिपेशन और अदर गट इश्यूज भी बढ़ते जा रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट न्यूरो डेवलपमेंट एरियाज दैट आर गेटिंग इम्पैक्टेड अलग से, बट अदर फिजिकल एरियाज ऑफ आवर होल फिजियोलॉजिकल एरियाज ऑफ आवर होल बॉडी इज गेटिंग इम्पैक्टेड बिकॉज द स्क्रीन टाइम, बिकॉज योर ब्रेन बिकम्स मोर अट्यून टू दैट, और फिर वो आपको आदत पड़ जाती है, इट बिकम्स लाइक अ नशा कि वो हो मिलेगा तो ही सिस्टम मेरा अवेक होके काम कर पाएगा, अदरवाइज सो यू विल सी कि बच्चों के अंदर बिहेवियरल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि आईपैड नहीं मिला, इट्स अ गोन थिंग, बच्चा रोएगा कुछ कुछ करेगा ताकि वो मुझे मिल जाए, वो स्क्रीन मेरे पास वापस आ जाए, और स्क्रीन मिलते ही द सिस्टम अगेन सेज कि हाँ मुझे वो डोज मिल गया तो लेट्स बी क्वाइट। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हम स्क्रीन टाइम कितना हमें हार्मफुल वे में इम्पैक्ट कर रहा है। जो अभी लगता है कि नहीं बच्चा चुप हो गया सही है, बट लॉन्ग रन वो बहुत अलग अलग एरियाज़ को भी इम्पैक्ट करता है जो अभी हम नहीं फील कर पाते हैं। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को बहुत इम्पैक्ट करता है स्क्रीन टाइम। ठीक है, नो थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ा समरी है हमारे लिए और बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए कि आपका जो कल्चरल शिफ्ट आ रहा है जनरेशनल हमारे एवोल्यूशन में, जो हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ रही हैं बिकॉज ऑफ फास्ट फूड एंड लॉट ऑफ अदर इनटेक ऑफ फूड, ऑल्सो कि मैटरनल हेल्थ को हम कैसे अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं एज अ फैमिली, ये सब छोटी छोटी बातें हेल्प करती हैं और उतने ही बड़ा प्रॉब्लम बन सकती हैं बच्चे के सोशल डेवलपमेंटल प्रोग्रेशन में। ठीक है, अब हम नीतीश से जानते हैं कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो बच्चों में होते हैं वो पेरेंट्स, भाई बहन या घर पे और फैमिली मेम्बर्स कैसे पहचानें, क्योंकि अगर एक बार पहचानेंगे तभी वो एक्शन भी ले सकते हैं। जैसे हमने रोहन के केस में देखा कि पेरेंट्स को वो रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा था कि ये फेज़ ऑफ लाइफ है या कोई एक प्रॉब्लम है बच्चे में जो कि ठीक की जा सकती है। तो डॉक्टर राजीव, इसके अंदर क्या होता है कि पेरेंट्स जनरली मोटर माइलस्टोन्स तो पकड़ लेते हैं कि मेरा बच्चा कब उसने नेक संभाली, कब उसने रोलिंग करनी शुरू हुई, कब सिटिंग करने शुरू किया, बट जो पेरेंट्स मिस आउट कर जाते हैं बहुत बारी वो होते हैं हमारे सोशल एंड कॉग्निटिव माइलस्टोन्स, कि मेरे बच्चे ने क्या कोशिश करी मेरे से कब इंटरेक्ट करने की, क्या उसका सोशल स्माइल समय से आया नहीं आया, क्या उसने और बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया, क्या वो उतना बोल पाया जितना उस एज में चाहिए मेरे को। तो इन सब के अपने अपने एक माइलस्टोन डोमेन्स होते हैं, जिसे हम एक फ़िज़िकल में रखते हैं, स्पीच माइलस्टोन्स होते हैं, कॉग्निटिव माइलस्टोन्स होते हैं और सोशल माइलस्टोन्स होते हैं। हम सिंपल सी बात करते हैं जो हम बिकॉज हम ऑटिज़म और न्यूरो डेवलपमेंट की जब ज़्यादा बात करते हैं तो हम सोशल माइलस्टोन सबसे कम पकड़ते हैं बच्चों के। और अगर ये जैसे आपने माइलस्टोन्स बोले, ये बच्चा कब हंसेगा, कब इंटरेक्ट करेगा, कब हाथ हिलाएगा, कब कोशिश करेगा माँ के पास जाने के लिए, ये महीनों के हिसाब से होते हैं? हाँ, साल के हिसाब से होते ये हैं? आपके महीनों से शुरू होते हैं। बिकॉज देखिए हमारे मैक्सिमम माइलस्टोन्स होते हैं जो 0 to 2 है, पहले 0 to 2 ईयर्स में, तो वहाँ पे हर महीने में आपको कुछ कुछ चेंजेस दिखते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है फिर हमारे ईयर्स के हिसाब से भी माइलस्टोन्स डेवलप होते हैं।
तो सबसे सिंपल है कि बच्चे का सोशल स्माइल कब आना शुरू हुआ। अगर वो एक टाइम लिमिट में नहीं आ रहा है तो दैट्स अ बिग रेड फ्लैग। हम हर एक चीज़ को डायग्नोसिस पे नहीं लेके जा सकते शुरुआत में, हम एज अ पेरेंट हम रेड फ्लैग्स को जज कर सकते हैं कि ये नहीं हो रहे हैं। और अगर बहुत सारे रेड फ्लैग्स इकट्ठे होते जा रहे हैं देन डेफिनेटली हमें एक हेल्प की ज़रूरत ज़्यादा है, राइट। कि जैसे सोशल स्माइल, हमारा 2 महीने में एक छोटा सा सोशल स्माइल आना शुरू हुआ, वो आया नहीं है बिकॉज वहाँ पे कनेक्शन शुरू होता है बच्चे का आपका। तो फिर उसके बाद बैबलिंग कब आना शुरू हुआ मेरा, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि स्पीच तो हमारे बच्चा 3 साल 4 साल पे बोल पड़ेगा, इट्स ओके बिकॉज हमने भी लेट बोला था, मगर वो वैसा नहीं होता है। अगर मेरा 2 साल तक एक अच्छा अमाउंट ऑफ स्पीच डेवलप नहीं हो रहा है तो मुझे क्वेश्चन मार्क करना पड़ेगा ही पड़ेगा कि क्या वो स्पीच मेरा ओरोमोटर की वजह से नहीं हो पा रहा है, मेरा बच्चा समझ के नहीं इंटरेक्ट कर पा रहा। तो अगर मोटर है तो इट्स अ डिफरेंट क्राइटेरिया टू वर्क अपॉन, अगर सोशल है तो इट्स अ वेरी डिफरेंट क्राइटेरिया टू वर्क अपॉन। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, मतलब पेरेंट्स को बेसिकली सोशल, मोटर, सेंसरी, Cognitive, इन सब हाँ जी। और कॉग्निटिव, इन सब माइलस्टोन्स के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल। तभी अगर वो एक बार अपने साथ लिस्ट लेके बैठेंगे तो हाँ फिर जी। हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बिल्कुल। बच्चा कहाँ पे डिले कर रहा है और कौन से रेड फ्लैग्स को पकड़ के हमारे को उसको कुछ उस पर एक्शन इम्प्लीमेंट तो करना है। डॉक्टर राजीव, इसके लिए एक जो बहुत अच्छा शिफ्ट हुआ है, जैसे पहले आपका जो वैक्सीनेशन चार्टिंग होती है उसमें सिर्फ आपका वेट, हाइट और वैक्सीनेशन चार्ट आउट होता था। अब उन्हीं में मैक्सिमम पीडियाट्रिशियंस को उसके ही अंदर सोशल, मोटर, कॉग्निटिव, इमोशनल माइलस्टोन्स भी लिखने शुरू कर दिए गए हैं। तो जो पेरेंट्स, न्यू पेरेंट्स हैं, उन माइलस्टोन को ज़रूर ध्यान से पढ़ें कि क्या वो टिक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वेरी गुड, दिस फैंटास्टिक, क्योंकि उसी में फिर दोनों चीज़ें आपकी हाँ क्लब जी। हो जाएंगी, वैक्सीनेशन और हाँ जी। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम अब बात करेंगे थोड़ी बहुत कंडीशंस के बारे में, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में, स्पेशली द इम्पॉर्टेंट वंस, और फटाफट जल्दी जल्दी बिल्कुल। कि हमारे को दर्शकों को हमारे पता लग जाए। सेकेंडली, आई वुड लाइक टू नो अबाउट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एज वी नो, supports you know people in different phases of life, different stages of जी। life. किसी को अगर चोट लग गई है काम जी। करते वक्त, या कोई डेवलपमेंटल वाला डिले है, बट हाँ जी। बट फ्रेटर्निटी को आई डोंट थिंक इतने अच्छे से पता है जितना मे बी फिजियोथेरेपिस्ट या फिर नर्सिंग के रोल बिल्कुल। के बारे में भी पता है। हाँ सो जी। अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें हाँ कि जी। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का आफ्टर द डायग्नोसिस इज मेड, जी। उसके बाद क्या रोल रहता है, स्पेशली लेट्स से बच्चों के डेवलपमेंट के लिए तो हेल्प फॉर श्योर डॉक्टर राजीव। तो डॉक्टर राजीव, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एज अ ओटी हमारा 2 टर्म्स आती है, वन इज़ ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन एंड वन इज़ फंक्शनल स्किल्स। ओके, बिकॉज बाय डेफिनेशन वी आर द फंक्शनल स्किल बिल्डर्स फॉर द एज ग्रुप्स वट एवर वी आर वर्किंग अपॉन, एंड वट एवर द डिफ़िकल्टी इज़ देयर, लेट्स से कि वो मोटर डिफ़िकल्टी है, कॉग्निटिव डिफ़िकल्टी है, सोशल डिफ़िकल्टी है, तो उनको मैप आउट करके उस तरह से, इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ एक ऑक्यूपेशन जैसा हमारा पुराने टाइम में होता था कि हमें रिलेट किया जाता है कि वो ऑक्यूपेशन को कुछ हुआ है, हैंड इंजरी हुआ, हैंड फंक्शन रिहैब है, तो उसके लिए ओटी को रेफ़र कर दिया जाए। मगर हमारा पीडियाट्रिक केयर के अंदर बहुत बड़ा रोल आता है, बिकॉज हमारा जो इतना भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो ब्रेन मैच्योरिटी और अडेप्टेशन पे वर्क करता है बहुत ज़्यादा। तो लेट्स से कि हमारे पास एक ऑटिज़म का बच्चा आया है, जो आजकल हम बढ़ते हुए देख रहे हैं कि ऑटिज़म का प्रेवलेंस बहुत बढ़ता जा रहा है। ऑटिज़म का एक बच्चा आया है, तो फ्रॉम अ ओटी पर्सपेक्टिव हमारा उसका सेंसरी नीड्स को ग्रेटिफाई करना, सेंसरी इंटीग्रेशन पे वर्क करना, ये सब हुआ बिकॉज वो एक स्किल, एक बेस बिल्ड करता है फॉर अदर स्किल्स। अब जैसे हमारा ब्रेन डेवलपमेंट का एक चार्ट होता है, एक पिरामिड होता है कि हमारा पहले सेंसरी बेस है, उसके ऊपर रिफ्लेक्स मैच्योरिटी है, उसके ऊपर हमारा आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, फिर हमारा एकेडमिकल गोल होता है जो सबसे ऊपर होते हैं। तो अगर हमारा बेस पे ही मजबूती नहीं होएगी तो हम आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे, तो वहाँ पे ओटी बहुत काम करते हैं। और जस्ट एक क्वेश्चन, ये किस एज पे स्टार्ट कर सकते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर बच्चों के लिए? फाइन, देखिए, एज अर्ली एज द डायग्नोसिस इज डन, फर्स्ट थिंग आई हैव पर्सनली वर्कड इन निको के अंदर तो 2-3 दिन के बच्चे भी होते हैं जो जिनका ओरल रिफ्लेक्स नहीं आ रहा होता कि टू लैच ऑन मदर्स, राइट। सो आवर वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम देयर इटसेल्फ बिकॉज वी वर्क अ लॉट ऑन रिफ्लेक्स मैच्योरेशन ऑल्सो। बिकॉज क्या होता है कि जैसे हम
देखते आजकल स्कूल के अंदर बच्चे क्लासरूम स्किल्स बहुत सारी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा आता है कि हैंड राइटिंग उनका अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो उसका भी बेस लाइन पे अगर रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन में डिले था या फिर रिफ्लेक्स मैचुरेशन अभी भी नहीं हुआ है, तो उस पे हमें काम करके फिर हम आगे बढ़ पाएंगे इस तरह से। ठीक है, नहीं, वेरी हेल्पफुल एंड थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं सेरेब्रल पाल्सी पे। जी तो ये काफ़ी कॉमन बिल्कुल। बीमारी है जो हम काफ़ी सुनते हैं। हाँ जी। काफ़ी बच्चे इससे परेशान भी जी। रहते हैं। इस पे थोड़ा बताएं कि ये कैसे होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए, सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी चीज़ है जो आप शुरुआत से ही देख सकते हैं बच्चे के अंदर, बिकॉज जनरली इसका जो रूट कोज होता है वो होता है कि आपके ब्रेन को वो ऑक्सीजन नहीं मिली या फिर किसी भी वजह से एक उस पर इन्फाक्ट डेवलप हुआ या इंजरी क्रिएट हो गई ड्यूरिंग बर्थ ऑल्सो या जस्ट पोस्ट बर्थ, तो वहाँ पे वो फंक्शनल लॉस बच्चे का उस तरफ का हो जाता है। और फंक्शनल लॉस का मतलब है? फंक्शनल लॉस का मतलब है जैसे हमारे छोटे बच्चों का सबसे बड़ा फंक्शन क्या है? टू डू द हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट, रोल ओवर, टू डू ऑल दिस थिंग्स, राइट? तो जैसे एक हमारा ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ा, जैसे हमारा लेफ्ट ब्रेन पे कुछ इंजरी हो गया, तो हमारा राइट साइड ऑफ द बॉडी विल नॉट बी फंक्शनल मच, राइट? तो वो सब चीज़ें बहुत जल्दी पकड़ी जाती है। या फिर बच्चे का बहुत डिले हो रहा है कि वो पलटना ही सीख रहा है, जो हम कहते हैं रोलिंग हमारा 3 महीने में अचीव होना चाहिए, और बच्चे का 8 महीने तक हो ही नहीं पा रहा है। अगेन इसलिए हम कहते हैं कि माइलस्टोन्स को चेक करना ज़रूरी इसलिए होता है। जब वो नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो मोटर डिफ़िकल्टी डेवलप हो गया है। तो वहाँ पे हमारा बहुत सारा रोल आएगा कि बच्चे को मूवमेंट्स कैसे क्रिएट करना है, पेरेंट्स को कैसे ट्रेन करना है कि क्या क्या आपको मूवमेंट रेगुलरली करना है, ताकि जो आगे चल के है वो जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्रिएट हो जाए आगे चल के वो इतना क्रिएट ना हो, और फंक्शनली जितना बच्चा इंडिपेंडेंट हम कर सकते हैं धीरे धीरे करके वो करे। ठीक है, तो इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का क्या रोल रहता है? वो कैसे इसको ठीक करने में हेल्प करता हाँ, है? तो देखिए, जब सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे होते हैं उनके साथ अ लॉट ऑफ फिजिकल प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं, और एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट भी हो। ये नहीं है कि सिर्फ पैसिवली हमने स्ट्रेचिंग कर दी, कुछ कर दिया। वो एक अमाउंट तक हेल्प करता है, जब बच्चा लूज़ इंटरेस्ट कर जाएगा तो वो हेल्प नहीं करता। तो हम ऐसी एक्टिविटी चूज़ करते हैं जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो। जैसे हम ऑब्स्टेकल कोर्सेज बनाते हैं, जो बच्चे थोड़े से बड़े होके चलना, जब हम गेट ट्रेनिंग की बात करते हैं कि उनका गेट ट्रेनिंग का हमने काम करना है, तो हम उसके अंदर डिफरेंट ऑब्स्टेकल कोर्सेज क्रिएट भी करते हैं, जहाँ पे बच्चे को एक्टिव चैलेंज मिलता है कि येस आई हैव टू डू इट एंड आई कैन कंप्लीट इट, और वो अपने आप के लिए एक एक्नॉलेजमेंट बनता है कि मैंने ये किया। तो जैसे आपका एक हैप्पी एक्नॉलेजमेंट होता है तो ब्रेन उसको अडेप्ट करता है जल्दी से कि हाँ ये मोमेंट मैं और क्रिएट कर सकता हूँ। सिर्फ पैसिव कराने में वो ब्रेन उतना एक्नॉलेजमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो जब हम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, और सिर्फ सीपी के बच्चे नहीं, बाकी जितनी भी कंडीशन वाले बच्चे हमारे पास आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जितना हम एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द चाइल्ड कर सकते हैं थ्रू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, अ प्लेफुल एक्टिविटीज़, ऑब्स्टेकल कोर्सेज, इवन वी मेक अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन डू रॉक क्लाइंबिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा थेरेपी का मतलब हुआ कि आओ पैसिवली कराओ और चले जाओ। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जब तक बच्चे का नहीं है उसका लर्निंग इम्पैक्ट नहीं डेवलप होता है। तो इसलिए बहुत सारी मोडेलिटीज़ है जिसको हम एक्टिव बेसिस पे यूटिलाइज करते हैं। ऑब्स्टेकल कोर्स, ये बड़ा अच्छा वर्ड था। हाँ और जी। आई थिंक ये रिवॉर्ड रिकॉग्निशन की तरह ही हो गया बिल्कुल, कि आप, बिल्कुल। क्योंकि उनको एक डोपामीन हिट भी आ रहा है कहीं पे, बिल्कुल। तो उस लेवल पे फिर उनको अच्छा लगता है, और अच्छा फिर वो लगता है। और ज़्यादा सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेल्फ मोटिवेशन। बहुत अच्छा है। जब तक सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा तो लर्निंग तो आप भी समझते हैं कि उतनी स्ट्रांगली नहीं हो पाती है। ठीक है, हमने अभी जब शुरुआत में एक कहानी स्टार्ट की हाँ थी जी। रोहन की, तो उसको था ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। बिल्कुल। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, और फिर इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का क्या रोल रहता है? तो डॉक्टर राजीव, जैसे हमने अभी बात करी माइलस्टोन्स के बारे में कि हम फिज़िकल माइलस्टोन्स तो जनरली हम ऑब्जर्व कर जाते हैं, मगर हमारे सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल माइलस्टोन्स, वहाँ पे हमें जब रेड फ्लैग्स दिखने शुरू होते हैं तो हमारे क्वेश्चन मार्क जनरेट होता है, बिकॉज हमारे वो रेड फ्लैग फॉर ASD बनते हैं, या रेड फ्लैग फॉर सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर बनता है, या फिर रेड फ्लैग फॉर अदर रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ बनता है। तो जब वो हमारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होते हैं जो हमारे कि बच्चा सोशली कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, उसका आई कॉन्टैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा है, वो अपने आप में ही गुम सा रहता है, अपने ही जोन में घूमता रहता है,
और बाकी फंक्शनली भी वो बच्चा स्टकअप होता जा रहा है। अब इसको जैसे आपने बोला कि वो अपने जोन में है या फंक्शनली स्टकअप है, हाँ। तो इसको स्कूल में हाँ जी। या पेरेंट्स को या भाई बहन को या दोस्तों को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए? क्योंकि वो कुछ कुछ बच्चा बिहेवियरली हाँ जी। या एक्टिविटी वाइज कुछ अलग करता होगा या बिल्कुल। नहीं करता होगा। बिल्कुल करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। तो एक तो हो गया कंडीशन का थियोरेटिकल पार्ट, एक होता है कि कंडीशन प्रेजेंट कैसे हो रहा है, राइट। तो बहुत जनरली क्या होता है कि जब थोड़े छोटे बच्चे उनको कूदना ज़्यादा पसंद होगा, जैसे सब कहेंगे कि बच्चे तो शरारती होते ही है, मगर एक बच्चा होता है जो रुक जाता है, वो इनहिबिट कर पाता है। जो ASD की बात करते हैं, ADHD की बात करते हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टी, तो उन बच्चों में सेल्फ इनहिबिशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। वो अगर वो उसको एंजॉय कर रहे हैं तो वो बस करते ही चले जाते हैं, उनको वो डिसोसिएट करने में बहुत समय लग जाता है। तो उनके हिसाब से वो बिल्कुल सब सही कर रहे हैं, मगर एज अ थर्ड पर्सन ऑब्जर्वर वो आपको लगता है कि ये ऑड बिहेवियर हो रहा है। आप एक धागे साथ आप थोड़ा सा खेलोगे, आप रुक जाओगे, उसको फंक्शनली यूज़ करोगे, चलो मैं पिरो देता हूँ, कुछ कर लेता हूँ, मगर अगर मुझे धागे के साथ खेलना है तो मैं उसके साथ खेलता ही चला जाऊँगा। मैं वहाँ पे अपने आप को इनहिबिट नहीं कर पाऊँगा, रोक नहीं पाऊँगा। मुझे पता है आई कैन यूज़ अ वर्ड कि पानी बोलने पे मेरे को मिल जाएगा, मगर मुझे ये भी पता है सिर्फ ऐ करने से मुझे पानी मिल जाएगा। तो वर्ड यूसेज पे मैं कम जाऊँगा, मैं उस अडेप्टेड बिहेवियर पे ज़्यादा चला जाऊँगा कि वो करने से मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो रिपीटर होते हैं कि मेरे को ऐसे ही करके काम जब मेरा बन जाएगा तो मैं वैसे ही, तो जो मैं ये आपको बात कर रहा हूँ कि वो अपने 100% लर्निंग के हिसाब से चल रहे हैं, जो उनके पास करंट लर्निंग प्रेजेंट है। बट एज अ थर्ड पर्सन ऑब्जर्वर हमें लगता है कि नहीं, ये लर्निंग इज़ नॉट सफिशिएंट एंड इज़ नॉट एज पर द नॉर्म्स अवेलेबल इन आर सोसाइटी करंटली, राइट। जो हम धीरे धीरे अब चेंज करते जा रहे हैं, जो हम इंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं चीज़ों को लेके, मगर फिर भी जब ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम देखते हैं कि वो डिमांड क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं, वर्बली नहीं कर पा रहे, वो आपने बहुत कुछ बोला, सिर्फ चॉकलेट सुन के बच्चा आ गया, मगर बाकी चीज़ें आप जो बोल रहे हैं वो सुन नहीं पाए बिल्कुल भी। तो वो कीवर्ड परसेप्शन जो है सिर्फ उस पर वर्क करें। आपने कुछ लेंदी चीज़ बोल दी, बच्चे का इंटरेस्ट थोड़े से पे था, उसके बाद वो लूज़ आउट कर गया, तो आपके साथ वो कम्युनिकेट नहीं हुआ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें ऑब्ज़र्व करते रहना पड़ता है। और एक और चीज़ होती है कि बच्चा रिस्पॉन्ड कितनी जल्दी कर रहा है। आपने कुछ कहा है मगर उसको प्रोसेस करने में कितना समय लग रहा है। अब टीचर ने तो बोल दिया कि सीट पे जाके बैठ जाओ, मगर मुझे तो मन कर रहा है ये करने का, तो मैं वहाँ से डिसोसिएट नहीं हो पाया, प्लस मेरा प्रोसेसिंग वहाँ पे स्टक हो गया कि मैं एक चीज़ में एंगेज्ड हूँ, वहाँ से मैं हटा नहीं तो मैं अपनी सीट पे जाके कैसे बैठूँगा। तो क्लासरूम में जब बच्चे पहुँचते हैं तब जाके पेरेंट्स को रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल में डिफरेंस कितना सारा है। ऐसी इससे मिलती जुलती एक और जो इशू है वो है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो ये इसमें कैसे आइडेंटिफाई होता है? और अब जैसे हमने तीनों चारों बात करी, काफ़ी हद तक मिलते जुलते हाँ जी। आइडेंटिफाइंग फीचर्स हैं। हाँ जी। या एक्टिविटीज़ का लैप्स है या लैक है या फिर रिपीटेटिव बिहेवियर है। हाँ तो जी। इनमें कैसे फ़र्क एटलीस्ट जान पाएँ, या फिर क्या पेरेंट को एक या दो या तीन या चार या पांच चीज़ों में, जैसे आपने इनिशियली बोला था माइलस्टोन जो होता है डेवलपमेंटल माइलस्टोन, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। क्या उस पर ध्यान दें, या फिर जैसे आप बता रहे हो कि ये थोड़े बहुत सिम्टम्स या आइडेंटिफायर्स को दिमाग में रखें, स्पेशली हमारे जो यूज़र्स हैं? तो डॉक्टर राजीव इसके साथ और यूज़र्स के लिए भी कि दे आर अ लॉट ऑफ पेरेंट बैटरीज दैट आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो, कि जैसे आपके स्कूल वाले ने कुछ भी डाउट डाला है तो हमारा ASD की एक बैटरी है जो पेरेंट फ्रेंडली ASD बैटरी होती है, ADHD की एक बैटरी है जो फॉर अ पेरेंट टू फिल अप की एंड सी कि अच्छा मार्किंग कहाँ पे आ रही है, वो अपनी जगह पे। मगर हम जब देखते हैं कि बच्चा इम्पल्सिव बहुत है, इन अटेंशन बहुत है, ये सब चीज़ें, और क्या होता है कि जब थोड़े छोटे बच्चे होते हैं तो आपको हर एक चीज़ सेपरेट करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो बेस्ट चीज़ क्या होता है कि अगर आपके स्कूल ने बहुत सारी चीज़ें अपडेट करी है, फिर आपने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है, तो गो टू अ डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन फॉर अ वैलिडेशन, और इफ़ गाइडेड मोर टू गो फॉर अ RCA रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट फॉर अ इम्प्रेशन। जैसे हम बाकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज करते हैं
वैसे ही वहाँ पे भी बहुत सारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज अवेलेबल होते हैं कि हमारा बच्चा किस में ज़्यादा फॉल आउट करता है। बिकॉज जैसे हम ऑटिज़म की बात करें, ASD की बात करें, तो बहुत जगह आप देखेंगे कि वो अकेला प्रेजेंट नहीं होता है, उसके साथ बिकॉज बिहेवियरल चेंजेस जो आ जाते हैं और कुछ भी है, तो कोमोबिडिटी ऑफ ADHD और ADD बढ़ जाता है। जैसे हम कहते हैं कि खांसी जुकाम साथ हो गया, वैसे ही ऑटिज़म के साथ ADHD और सेंसरी प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टीज होने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। बिकॉज अल्टीमेटली जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सेंसरी एक हमारा बेस बनाता है। अगर वो सेंसरी हमारा बेस ठीक नहीं है तो ऑटिज़म के अंदर वापस जो आप बिहेवियरल चैलेंजेस देखते हो तो वो वहाँ पे वो लिंकिंग आपकी बन जाती है कि आपका रिफ्लेक्स मैच्योरेशन नहीं हुआ होगा टाइम पे, सेंसरी डिफ़िकल्टीज़ आपके, जैसे बहुत छोटी छोटी बातें होती है कि बच्चे को नाखून कटवाने में, बाल कटवाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। हम देखते हैं कि बच्चा साथ में बहुत सारी चीज़ें खा भी नहीं पाता, उसको ओरल सेंसिटिविटी भी होती है। ऐसा नहीं है कि सेंसरी सिर्फ एक जगह प्रेजेंट है और दूसरी जगह बिल्कुल नलीफाइड है। तो अगर कुछ बेस लाइन है तो वो आपको अलग अलग चीज़ों में दिखेगी। और आप कई बच्चों को देखोगे वो पेंसिल पकड़ना नहीं चाहते हैं बिकॉज वहाँ पे उनको सेंसरी इनपुट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिल पा रहा है या फिर एक्सट्रीम सेंसरी इनपुट मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो क्लासरूम एक्टिविटीज़ में भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे होता है, तो जो एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज़ पे अगर आप चले जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहता है टू अंडरस्टैंड। और जब शुरुआत में आप जाते हैं डायग्नोसिस के लिए तो मेरे सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहती है कि येस वी हैव गॉट अ रेड फ्लैग डायग्नोसिस, तो हमें एक इम्प्रेशन मिल गया है उसके साथ वर्क करने का। मगर जैसे हम वर्क करना शुरू करते हैं, बिकॉज हम कहते हैं कि ये न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स है और हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करी थी, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी बेटर हो जाती है। और बहुत बारी हमारा बच्चा जो एक डायग्नोसिस लेके आता है वो डायग्नोसिस आफ्टर सम टाइम वैलिड भी नहीं रह पाता है। ठीक है। आपने एक ADHD का हाँ नाम जी। लिया, और हम ये काफ़ी सुनते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर Active एक्टिविटी disorder, डिसऑर्डर, और आजकल भी काफ़ी न्यूज़ में है ये वर्ड। इसमें आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हम जितने भी बच्चे होते हैं वो जनरली कई हाइपर एक्टिव होंगे, हाँ जी। कई थोड़े से सबड्यूड होंगे, हाँ जी। और उसमें कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि ये ADHD हो सकता है, कि क्योंकि बच्चे का तो काम ही है थोड़ा एक्साइटेड हाँ, रहना थोड़ा हर एक्साइटेड चीज़ को रहना। लेके, और बिकॉज उनको नई नई चीज़ें दिखती हैं तो उनकी अटेंशन भी डिस्ट्रैक्ट होना भी नॉर्मल है। बिल्कुल। और स्पेशली विद स्क्रीन टाइम आजकल तो बड़े लोगों का अटेंशन नहीं एक जगह रुक पा रहा। तो हाँ जी। तो इस पे थोड़ा सा बताइए कि ADHD को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए सो दैट एक्शन लिया जाए। देखिए, ADHD जैसे हमने डिफ़ाइन किया कि इट्स अ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, तो बच्चे के अंदर ना बहुत ज़्यादा इम्पल्सिविटी होती है। अगर जैसे मेरा मन किया कि कुछ करना है तो वो फटाक से हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं रुकूंगा, सोचूंगा, समझूंगा और फिर करूंगा। आप और हम रैशनलाइज होकर कुछ काम करेंगे। डेफिनेटली हर एक बच्चा कंप्लीट रैशनलाइजेशन नहीं करता है, राइट। बट जैसे मैंने आपको पहले कहा था, इनहिबिशन का एक कंपोनेंट जो होता है वो हमारा कम होता है। ADHD के अंदर वो इनहिबिशन हमारा बहुत कम होता है। आपने एक और चीज़ कही कि न्यू एनवायरनमेंट है, हम डेफिनेटली कहते हैं कि न्यू एनवायरनमेंट में बच्चा सेटल थोड़ा आराम से नहीं हुआ, एक बारी में, 2 बारी में, 3 बारी में हो जाना चाहिए। मगर जब ADHD वाला बच्चा होगा तो अगर उसका डिस्ट्रैक्शन हाई है तो वो आपको बहुत सारी सिटिंग्स के बाद भी दिखेगा कि उसका डिस्ट्रैक्शन सिमिलर एनवायरनमेंट, जैसे हम क्लासरूम की ही बात करते हैं कि वो उसको वो करना ही है। और जो प्लस पॉइंट होता है विद वो, दे आर हाइपर फोकस इन वन थिंग एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स गो अपार्ट, फॉल अपार्ट, ये सब चीज़ें। ठीक है। इसमें इन सब कंडीशंस में, और मे बी एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, जो कंडीशन है एपिलेप्सी, जी। जो भी बच्चों से ही कभी कभी हाँ स्टार्ट जी। हो जाती है, कभी कभी बड़ों बड़ी में एज भी में भी होती आती है, है। हाँ। बट लेकिन एपिलेप्सी का भी आप थोड़ा बताएंगे, और मेरे को ना एक आप समरी करके बताइए कि इन सब में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की कैसे मदद ली जा सकती है, उनका क्या रोल रहता है, जी। बिकॉज ये सारी काफ़ी बाउंड्री लेस हाँ जी। कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं है कि एक है तो दूसरी नहीं हाँ है, जी। हाँ तो जी। हाँ काफ़ी जी। एक के सिम्टम दूसरे में भी हो सकते हैं, दूसरे के बिल्कुल। पहले में। तो इसका थोड़ा बताइए कि आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कौन सी एक्सरसाइजेज करवाते हैं, क्या जनरली हेल्प करते हैं, बिल्कुल। और कब पेरेंट्स को ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की हेल्प सीख करनी चाहिए, या श्योरली। इवन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट को भी कब
ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की हेल्प सीख करनी चाहिए? श्योरली। सो डॉक्टर राजीव, इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं जो आपने पूछा एपिलेप्सी का। अगेन ये आप एक तरह से समझिए कि हमारा एक केमिकल बैलेंस है और न्यूरल एक्टिविटी है। हम बेसिकली न्यूरल एक्टिविटी की बात करेंगे तो जो हमारे ब्रेन में हो रही है, तो जिसकी वजह से एक शॉक फेज सा हमारा बन जाता है, और इसके कारण जो हमारे फंक्शनैलिटी होते हैं बच्चे का, वो बहुत बड़ी लॉस भी हो सकता है या फिर डिले भी हो सकता है। जैसे हम कई बच्चों को देखते हैं कि एपिलेप्सी के बाद उनके अंदर कई चीज़ों के सिम्टम आने शुरू हो गए। एपिलेप्टिक अटैक आया जो सस्टेन किया, और वो सिम्टम्स आने शुरू हुए जो बाकी चीज़ों को मॉर्फ करते हैं, बाकी चीज़ों को में दिखते हैं। तो अगेन वही बात है कि हमारे जो ब्रेन फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट आता है एपिलेप्सी का, वो अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन द लेवल और डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ द ब्रेन इट केम इन, राइट। अब एपिलेप्सी में तो सबसे पहली चीज़ होता है कि हाउ डू वी सेंसिटाइज एंड अवेयर द स्कूल ऑल्सो, बिकॉज एक तो हो गया चलो छोटा बच्चा है जो स्कूल नहीं जा रहा है, उसके लिए अलग पेरेंट एजुकेशन अलग हो गया, ग्रैंड पेरेंट एजुकेशन अलग हो गया, केयर टेकर एजुकेशन अलग हो गया। मगर सिमिलरली स्कूल को भी क्या साइंस एंड सिम्टम्स है कि बच्चा उस शॉक में जा सकता है। जैसे मैं कुछ बच्चों के साथ काम करता हूँ कि जिनका अगर फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए तो दे आर मोर ससेप्टेबल कि उनका एपिलेप्सी रियकर हो पाता है, राइट। तो हमें वो साइंस चाइल्ड टू चाइल्ड बताना पड़ता है स्कूल को कि इफ़ यू सी दीज रेड फ्लैग्स हैपनिंग अप तो गिव अ ब्रेक, हाउ मैनेज द चाइल्ड इन अ डिफरेंट वे, ताकि हमारा उस तरफ तक हम ना जाए कि ब्रेन एक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो एक प्रॉब्लम जोन में चली जाए, राइट। और अब हम निष्कर्ष पे आते हैं कि एज अ ओटी हम कैसे हेल्प करते हैं इन डिफरेंट कंडीशन। जैसे हमने आपको सेरेब्रल पाल्सी के बारे में बताया कि फ़न बेस एक्टिविटी हुआ, सेल्फ मोटिवेशन हुआ, ऐसे ही जब हम सेंसरी की, ADHD, ASD, इन सब की हम जब बात करते हैं, और तो हम बात करते हैं कि बेसलाइन पे कहाँ कहाँ बच्चे फंस रहे हैं और वहाँ से हमें कैसे कैसे उनको हेल्प आउट करना है। तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं टू वर्क अबाउट। तो जैसे एक हम कहते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, विच इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ फन बेस्ड एक्टिविटीज़। उसमें कई पेरेंट्स को लगता है कि हम सिर्फ प्ले करा रहे हैं, बिकॉज इट विल इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ स्विंग्स, अ लॉट ऑफ अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हम बचपन में क्रीपिंग करना, क्रॉलिंग करना, एनिमल वॉक्स करना, जिसके थ्रू हमारा अगेन एंड अगेन हम बार बार हम क्या कोशिश कर रहे हैं, जो ब्रेन मैचुरेशन है उसको हम हेल्प आउट कर रहे हैं कि वो एक अडेप्टिव रिस्पॉन्स बनाए जिससे मेरा लर्निंग इम्पैक्ट हो जाए, राइट। तो उस तरह से, बिकॉज जब आप एक ओटी का सेटअप देखोगे तो आपको लगेगा आप एक प्ले जोन में आए हो, यू विल नॉट फील कि आप एक क्लिनिक में आए हो, बिकॉज वो हमें सारे टूल्स यूटिलाइज उसी तरह करने होते हैं कि जहाँ पे बच्चे का मन बने और बच्चा आगे और सेल्फ मोटिवेशन से भी सीखे। तो वन इज़ सेंसरी इंटीग्रेशन एज अ टूल दैट वी यूज़। देन जैसे मैं और कई और भी थेरेपिस्ट है, हम डिफरेंट सर्टिफिकेट्स करते हैं अपने, जिसके थ्रू हमारे पास और नॉलेज और टूल्स क्रिएट होते हैं, जिसमें हम बच्चों को ओरल मस्कुलेचर में सपोर्ट करते हैं, स्पीच, लैंग्वेज, इन सब में। और जो लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, बिकॉज हम देखते हैं कि बच्चों का बोलने का, कम्युनिकेशन का वो होता है, तो हम जनरली हम आपस में क्या करते हैं, हम डायरेक्टेड अप्रोच बहुत यूज़ करते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ये वहाँ रखा है, वहाँ से ले आओ। तो ये हो गया बहुत सारा डायरेक्शन बेस। तो हम थोड़ा सा नरेशन बेस करते हैं यहाँ पे फ़र्क, कि बच्चा लर्न करे कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ। अगेन बिकॉज वो हम सेल्फ जोन में हैं, तो उसको हमने बाहर ला के कनेक्शन बनाना है। अगर हम डायरेक्शन देते रहेंगे वो करते चले जाएंगे। जब नरेशन की मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे इससे ये हो पाएगा, तो वो एक बहुत ज़्यादा टूल हमें सपोर्ट करता है। फिर हमारी बाकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती है, हैंड राइटिंग के ऊपर हम काम करते हैं आगे चल के। तो हर एक बच्चे का, जैसे हमने कहा, इंडिविजुअलाइज प्लान बनता है, क्या हमारा डिफ़िकल्टी आ रहा है, क्या उसका, हमारे पास डायग्नोसिस जो है वो हमें बताता है कि क्या क्या और एरियाज़ कनेक्टेड है। मगर हमें जो सामने सामने डिफ़िकल्टीज़ दिख रही है उसके साथ हम काम करते चलते हैं और उसका लिंकिंग बनाते रहते हैं कि इस प्रोसेस के बाद व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस। लेट्स से कि आज मैं एक बच्चे को टीयरिंग स्किल सिखा रहा हूँ, राइट। हमने पेपर टीयरिंग करना सिखाया, मगर हमारा पर्पस क्या है आगे का, उसका फंक्शनल गोल क्या है कि वो बच्चा अपने आप से रोटी भी तोड़ सके,
राइट, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उस फंक्शनल स्किल में आ ही नहीं पा रहे हैं। तो फाइन मोटर का मेरा ये पर्पस नहीं है कि मुझे एक बीड उठा के दूसरे में डलवाना है या फिर एक मूवमेंट करा लिया और काम ख़त्म हो गया। वो मूवमेंट मेरे को और 10 चीज़ों में कहाँ हेल्प करेगा। एज अ ओटी हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। तो हमें हर एक बार जो हम एक स्टेप ले रहे हैं, जो बेस स्टेप ले रहे हैं, वो हमारे नेक्स्ट 5 स्टेप्स को कहाँ पे हेल्प करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। Right. और जस्ट टू समराइज आई थिंक फॉर आवर ऑडियंस, सेंसरी और मोटर दो तरह के वर्ड्स हमने बहुत यूज़ किए हाँ जी। आज के डिस्कशन में। सेंसरी का मतलब होता है आप क्या महसूस कर रहे हो अपने सेंस ऑर्गन्स द्वारा, क्या आप एब्जॉर्ब कर रहे हो इन्फॉर्मेशन के तौर पे। मोटर होता है कि आप क्या एक्ट कर रहे हो, कि बिल्कुल। आप कैसे पकड़ रहे हो, कैसे भाग रहे हो, कैसे किसी चीज़ के ऊपर चढ़ रहे हो। तो ये आपका सेंसरी और मोटर के दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं फ्रॉम अ न्यूरोलॉजिकल वेलबींग पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आपको हेल्प करेगी डेफिनेशन नितिश की बात समझने तो के लिए। डॉक्टर राजीव, इसके अंदर मैं थोड़ी सी चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि जब हम सेंसरी की बात करते हैं तो जनरली हम सभी को होता है कि 5 सेंसेस तो हमें पता है, मगर वो 5 सेंसेस इंटीग्रेट कहाँ पे हो रही है, उनके अलग बेसिस होते हैं। तो हमारे दो बहुत मेजर सिस्टम है हमारे, जो ब्रेन को अलाउ करते हैं टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। जो हम एक और बात करते हैं प्रोसेसिंग, बिकॉज वहाँ पे आपके बच्चे बहुत फंसते हैं, प्रोसेसिंग एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। तो जब हम बात करते हैं कि हमारे 5 सेंसेस सबको पता है, तो उसके बाद हमारी जो बहुत मेजर 2 सेंसेस आती है वो आती है वेस्टिबुलर और प्रोप्रोसेप्टिव। हमारा एक बैलेंस सेंस और एक हमारा सेंस ऑफ बॉडी, सेंस ऑफ बॉडी इन स्पेस एंड सेंस ऑफ बॉडी विद इन बॉडी अवेयरनेस। तो जब वो दोनों कनेक्शन में नहीं हैं या फिर उनका जो कंपोनेंट ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जा रहा है वो सेटल्ड इंफॉर्मेशन नहीं जा रहा है टू अ एक्सटेंड, तो काम बहुत सारा गड़बड़ा जाता है, बिकॉज वो फिर प्रोसेसिंग एरर में डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि सेंसरी, मोटर एंड प्रोसेसिंग, ये हमारा एक ट्रायंगल है टू वर्क अपॉन। ऐसे ही जब हम काम करते हैं, और जो आपने पूछा था कि एनवायरमेंटल के अंदर एंड एवरीथिंग, तो जब हम काम करते हैं एज अ थेरेपिस्ट, तो हमारा एक और ट्रायंगल होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बिना हम प्रोग्रेस बहुत जल्दी नहीं अचीव कर सकते। वो है पेरेंट, स्कूल एंड थेरेपिस्ट ट्रायंगल। अगर वो ट्रायंगल हम कंप्लीट नहीं करते हैं तो उसमें भी हमारा हाफ कुक्ड फूड हो गया एक तरह से, राइट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई थिंक ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी एंड बड़ी हेल्पफुल है। लेट्स गो टू सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड मिथ्स जो लोगों के दिमाग में रहती हैं। तो एक एक करके हम, हाँ और जी। उसका हम जल्दी जल्दी एक एक दो दो सेंटेंसेस में आंसर्स हाँ जी। बताएंगे ऑडियंस को। ठीक है, तो अब हम थोड़े फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे जाएंगे जो बिल्कुल, हम लोगों को क्वेश्चंस होते हैं। उसके जी। बाद मिथ्स के बारे में बात जी, करेंगे सर। कि क्या गलत बातें लोगों को पता है हाँ जी। या उनके दिमाग में आइडियाज़ हैं लेकिन वो सही हैं कि नहीं। हाँ ठीक जी। है, तो और आई थिंक कुछ तो हमने इसमें कवर किए हुए हैं। बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन है कि अगर किसी पेरेंट को लगता है कि उसके बच्चे की स्पीच को डिले हो रहा है, जी। तो उसको कितना वेट करना चाहिए। तो जैसे हमने शेयर किया था अबाउट माइलस्टोन्स अगेन, तो 18 मंथ्स से लेके 24 मंथ्स के बीच में बैबलिंग टू वर्ड्स का कन्वर्जन है। अगर वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो, और साथ में हम माइलस्टोन्स में क्या कहते हैं, जो बड़े माइलस्टोन्स होते हैं उसके अंदर हम फ्लक्चुएशन ऑफ 1 to 2 मंथ्स ठीक। अलाउंस करते हैं। अगर वो उसके बाद भी अचीव नहीं हो पा रहा है तो श्योरली टेक अ हेल्प। ठीक है, क्या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हेरिडिटरी हैं, क्या ये जेनेटिक है। बिल्कुल डॉक्टर राजीव, हेरिडिटरी और जेनेटिकल अपनी जगह पे है, प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते जाए, जैसे हमने आपसे डिस्कस किया। अगर किसी के बच्चे को लिखने में, पेंसिल पकड़ने में दिक्कत हो रही है तो उसमें ओटी हेल्प कर सकता है। a lot because I am also a handwriting without tears certified person। तो मेरा तो बहुत सारा काम आता है स्कूल और क्लासरूम स्किल्स के अंदर, जिसके अंदर राइटिंग का बहुत मेजर रोल आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि अगर स्कूल टीचर बोलती है पेरेंट टीचर जी। मीटिंग के दौरान कि आपका बच्चा कम बोलता है, हाँ जी। कम रिस्पॉन्स देता है, हाँ तो क्या पेरेंट को परेशान होना चाहिए, क्या उसको उसके बारे में सोचना चाहिए। फाइन। तो डॉक्टर राजीव, ये एक थोड़ा सा वेक क्वेश्चन हो जाता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम क्या होता है, एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट, अगर बच्चा सिर्फ एक ही एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्स कम कर रहा है तो वी शुड नॉट गेट टू वरिड। अगर वो बहुत सारे एनवायरनमेंट्स में, जैसे लेट्स से कि उस स्कूल में भी कम रिस्पॉन्स और कम है,
सोशल गैदरिंग्स में भी बिल्कुल नहीं कर रहा, घर पे भी बहुत कम हो रहा है, देन वी शुड गेट अ लिटिल वरिड एंड डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू इट. बट अगर वो सिंगल सिनेरियो में कंफर्टेबल नहीं है तो वी शुड लुक टू कि वो वहाँ पे कंफर्टेबल क्यों नहीं है. बिकॉज पोस्ट कोविड बहुत सारे बच्चे जो घर में बंद रहे उनके लिए स्कूल अडेप्ट करना मुश्किल रहा, बट नाउ दे आर अडेप्टिंग आफ्टर अ ईयर और टू. उनका अडेप्टेशन अब थोड़ा बेटर हो रहा है. ठीक है. मेरा अगला क्वेश्चन है जी. कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या ओटी क्या वो खाली फिजिकल एक्टिविटीज़ को वापस लाने के लिए या बनवाने के लिए हेल्प करता है, या मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, डेवलपमेंट होता है, उसमें भी सपोर्ट करता है? श्योरली एज अ ओटी हमारा होलसम अप्रोच होता है. फिज़िकल तो डेफिनेटली व्हाट वी आर डूइंग टू हेल्प द ब्रेन मैच्योर एंड, बट उसके थ्रू क्या होगा अल्टीमेटली सेंस ऑफ अचीवमेंट है या फिर मेरे बिहेवियर्स है, जो मेरा लर्निंग है, उन पे इम्पैक्ट डेफिनेटली आता ही आता है. अगला क्वेश्चन, जैसे आपने बोला कि एक होलसम अप्रोच होती है, जी. तो इसमें और क्या क्या थेरेपीज़ होती हैं? ओके, तो डॉक्टर राजीव देखिए, अगर हम टेक्निकलिटी की बात करें तो हम जब भी हम पीडियाट्रिक्स के अंदर बात करते हैं तो हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ABA, स्पेशल एजुकेशन, ये हम जनरली अप्रोचेस यूटिलाइज करते हैं. एंड देन देयर इज़ अ अप्रोच दैट वी फॉलो अ लॉट इज़ द होल चाइल्ड अप्रोच. उसके अंदर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स डन टुगेदर. बिकॉज आप बच्चे को ये तो नहीं कर सकते ना कि ये वाला पार्ट हो गया तो उसका हो गया, ये वाला पार्ट आया तो ये सिर्फ इसका हो गया, राइट. तो वो एक कनेक्शन बनता है. मगर येस, दैट प्रोग्राम हैज़ टू बी डिज़ाइन विद ऑल द स्पेशलिस्ट टुगेदर. इट शुड नॉट बी कि एक ने डिज़ाइन किया और वो सब कुछ उसी के थ्रू होता जा रहा है. होल चाइल्ड अप्रोच का मतलब है कि हम बच्चे को एज अ होलिस्टिकली अप्रोच कर रहे हैं, मगर उसमें ये नहीं कि सिर्फ एक ही इनपुट होलिस्टिकली बनता है. इट्स अ कंप्लीट इनपुट. ठीक है. तो आप बोल रहे हो कि क्रॉस फंक्शनल जितने भी स्पेशलिस्ट्स हैं, जी. बी इट अ डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, जी. मे बी साइकेट्रिस्ट, जी. इन सब लोगों को इकट्ठे आके एक डिज़ाइन करना चाहिए प्रोग्राम हाँ जी. आइडियली, एंड दैट्स व्हाट यू आल्सो ट्राई टू प्रैक्टिस एज अ होल बिल्कुल, चाइल्ड प्रोग्राम. तब उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. इट रियली पुशेस द बाउंड्री वेरी फास्ट. जो हम बच्चों में ग्रोथ देखते हैं विद द होल चाइल्ड अप्रोच इज़ अ वेरी डिफरेंट ग्रोथ व्हेन वी सी जस्ट वी आर डूइंग वन थिंग और द अदर थिंग. ठीक है. एक क्वेश्चन और है, कैन सेरेब्रल पाल्सी बी क्योर्ड? देखिए डॉक्टर राजीव, इसके अंदर मैं बहुत ओपनली आपको बताता हूँ कि क्योर कहना एक अलग चीज़ होता है, फंक्शनली इंडिपेंडेंस क्रिएट करना बहुत अलग होता है. बिकॉज थ्रू माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन सो मैनी किड्स, बिकॉज वो सिवेरिटी पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, राइट. तो ऐसे वैसे मैंने बच्चे देखे जो आज अपनी लाइफ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली मैनेज कर रहे हैं. दे आर गोइंग टू कॉलेजेस अब्रॉड ऑल्सो. ऐसा नहीं कि उनके लाइफ यहीं पे रह गया है. तो इट्स नॉट अबाउट क्योर, इट्स अबाउट हाउ मच वी कैन फंक्शनली मैनेज एंड इम्प्रूव. इम्प्रूवमेंट पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है और डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है उन चीज़ों का. ठीक है, थैंक यू. अब हम जाते हैं मिथ्स की तरफ, जी. जो लोगों के दिमाग में थोड़ी मिथ्स होती हैं जी. और उनको कोशिश करते हैं ब्रेक करने की. पहला है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू ही डिटेक्ट किया जा सकता है. नहीं डॉक्टर राजेश, जैसे हमारी पूरी बातचीत हुई, फिज़िकल अपनी जगह पे है चीज़ें, जो अलग अलग कंडीशंस है उनमें पता चलता है. बट बच्चे का जो सोशल है, कॉग्निटिव है, इमोशनल क्वेश्चन है, इन सब पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है. ठीक है. न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हमेशा हेरिडिटरी होती है? नहीं, ऐसा नहीं है. बिकॉज हमारा एनवायरनमेंट फैक्टर बहुत रोल प्ले करता है इसके अंदर. अगला, जी. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, हाँ जी. ADHD या सेंसरी डिसेबिलिटी, ये सब उम्र के साथ ठीक हो जाती है? ओके, तो देखिए ये एक सोच है. बिकॉज़ आज मैं और आप भी फ्यूचर में तो नहीं झांक सकते हैं, मगर येस, अगर जब हम काम करते हैं इन अ राइट डायरेक्शन तो चांसेस आर हायर. अगर 100 में से एक बच्चा बिना कुछ करे बेटर हो जाए तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है. मगर बहुत बच्चों के साथ जब आप काम करते हैं तो ही आप एक प्रोग्रेसिव वे में बढ़ पाते हैं. ठीक है. अगला, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट या न्यूरो डेवलपमेंट अगर डिसऑर्डर है
तो इसका मतलब है कि बच्चा हमेशा इंटेलेक्चुअली थोड़ा सा डिसेबल्ड रहेगा। क्या ये सच है? डॉक्टर राजीव, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अलग है। हमारे इतने बच्चे हैं जिनका आईक्यू शायद मुझसे भी ज़्यादा होगा, जिनके साथ मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पे आईक्यू की बात नहीं आती, यहाँ पे अगेन उसके यूटिलाइजेशन की बात आती है। तो आईक्यू बहुत बारी हमारे लिए क्वेश्चन में होता ही नहीं है, क्योंकि बच्चे गिफ्टेड भी होते हैं, राइट। बट वो उसको यूटिलाइज़ कितना कर पा रहे हैं, सब डिपेंडेंसी वहाँ पे है। और ऐसा कहीं नहीं है कि मेरे बच्चे को अगर ये डिफ़िकल्टी है तो वो कम ही सोच पाएगा या कम ही कर पाएगा, ऐसा सिर्फ एक मिथ है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए सिर्फ मेडिकेशन काफ़ी है? नहीं, हम सब ने देखा है। एंड अब तो टचवुड एक बहुत शिफ्ट ऑफ चेंज आया है कि जहाँ पे डॉक्टर फर्टिनिटी भी आपको गाइड करती है कि आप थेरेपीज लीजिए, जिससे इसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलके फंक्शनल अचीवमेंट्स कर पाएंगे हम। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए थेरेपी सिर्फ और सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड में काम आती है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो हेल्प नहीं करती? तो डॉक्टर राजीव, जैसे इसमें हमने शुरुआत में ही बात करी थी, कंसेप्ट कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी, तो वो हमें अवेलेबिलिटी देता है टू वर्क अपॉन थ्रू द एजेस। अर्ली काम करना हमारे लिए बहुत अच्छा स्टार्ट पॉइंट है, मगर ऐसा नहीं है कि हम बाद में काम नहीं कर सकते हैं। तो अर्ली एज़ पॉसिबल तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मगर जैसे रोहन का केस हुआ जो आपने डिस्कस किया था, 8 साल में भी काम तो बहुत सारा हो सकता है। ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए जी स्पेशल स्कूल्स ही एक ऑप्शन है? नहीं, ये बहुत बड़ा फॉर पेरेंट्स मैं ये कहना चाहूँगा, स्पेशल स्कूल अपनी जगह पे करेक्टेड स्टैंड करते हैं, मगर हमारे लिए अब तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इतनी सारी आ रही है जो इंक्लूजन की तरफ लीड करती है, जिसमें हमारे बच्चों को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है कि वो सिर्फ एनडीडी में नहीं, न्यूरोटिपिकल्स के साथ भी इंटरेक्ट करे, मिले, खेले, कूदे, सीखे साथ में। तो इंक्लूजन इज़ वन थिंग दैट वी आर वर्किंग फॉर सो लॉन्ग। तो इंक्लूजन इज़ समथिंग दैट इज़ द वे फॉरवर्ड ऑल्सो। तो सिर्फ स्पेशल स्कूल नहीं, वो अपनी जगह पे ठीक है, मगर इंक्लूसिविटी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, और उसके लिए अब गवर्नमेंट सपोर्ट भी बहुत बढ़ता जा रहा है। तो जैसे फॉर छोटा सा एग्जांपल है कि दिल्ली के स्कूल्स में इट्स अ मैंडेट ना कि आपको इतना % बच्चा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड आपको लेना ही होगा, जिसके थ्रू उन बच्चों को एक्सपोजर मिलता है और बाकी पॉपुलेशन को सेंसिटाइजेशन मिलता है कि येस, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड, दिस इज़ नॉट अ एक्सक्लूडेड वर्ल्ड, इट्स अ इंक्लूसिव वर्ल्ड। Thank you, Nitish. This is, I think, the crux of the entire discussion that we जी। had, कि ज़रूरी है कि इंक्लूजन किया जाए। बिल्कुल। हर बच्चा गिफ्टेड है, बिल्कुल। और हमारे को उसका उतना ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, जी। और उसको मौका देना चाहिए, बिल्कुल। तैयार करना चाहिए कि वो मौके के लिए भी रेडी रह सके। जी, थैंक यू डॉक्टर राजीव फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू डिस्कस ऑल दिस। बिकॉज बहुत बारी क्या होता है, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो अवेयरनेस है और सेंसिटाइजेशन है। अगर अवेयरनेस ही क्रिएट नहीं होएगी तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे। और जितने भी न्यू पेरेंट्स हैं उनको जब वो छोटी छोटी चीज़ें दिखेगी तभी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि वो ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स बहुत ज़रूरी है। एक तो हो गया हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट, सेंसरी मोटर एंड प्रोसेसिंग, और एक जो उससे भी ऊपर ट्रायंगल है वो है थेरेपिस्ट, पेरेंट एंड स्कूल। जब वो दोनों ट्रायंगल्स वर्क करते हैं तो मिरेकल्स होते हैं। सो दोस्तों, अ बिग थैंक यू टू नितिश। एंड आज हमने जाना ऑक्यूपेशनल थेरेपी कितनी इम्पोर्टेंट होती है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। आज हमने जाना कि कौन कौन से अलग अलग बच्चों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। विद दैट आई विल ब्रिंग अ क्लोज टू द एपिसोड ऑफ आवर्स टुडे। अगली बार फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन आप लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल रखें।